हेलो एवरीवन, मैं ममता गुप्ता। आज देखेंगे 8th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 8 और ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम 7th की हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और 7th के बाद हम 6th की हिस्ट्री करेंगे। तो इस चैप्टर का नाम देख लेते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1957 तक। मतलब चीजें किस तरह से हुई आगे, जो स्वतंत्रता संग्राम है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा था, वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं हम कि 19वीं सदी के मध्य में क्या हुआ था, राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। तो लगभग आप मान लीजिए 1850 के लगभग राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। और इस राष्ट्रवाद के उदय के पीछे बहुत सारे कारण थे, ठीक है। राष्ट्रवाद का उदय का क्या मतलब है? राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद है जब एक भौगोलिक सीमा के अंदर रहने वाले व्यक्ति ये सोचे कि ये राष्ट्र क्या है, ये हमारा है ना। हमें राष्ट्र के लिए कुछ करना है और ये राष्ट्र हमारा है, उसको अपना ले, अंदर से अपने आप से अपना ले, वो होता है राष्ट्रवाद। जबरदस्ती उन पर कोई जोर नहीं डाला जाएगा, वो खुद से अपनाएंगे, वो क्या है? राष्ट्रवाद। अब मान लीजिए मैं दिल्ली में रहती हूँ, ठीक है, तो मेरे अंदर एक भावना है कि दिल्ली के लिए समर्पण, यानी कि दिल्ली के बारे में सोचना कि दिल्ली में सफाई होनी चाहिए, दिल्ली में ये होना चाहिए। अगर बाहर से कोई लोग आ रहे हैं, मतलब विदेश से कोई आ रहे हैं दिल्ली पर कब्जा करने के लिए, तो मेरी भावना ये होगी कि ये जो विदेश से आए हैं राज करने के लिए, वो ना होकर अपने ही दिल्ली का कोई आदमी शासन करे, ठीक है। तो मेरी भावना ये होगी। तो उसी तरह से उस समय क्या देश के लिए भावना जागृत हो रही थी लोगों के बीच। लोग ये समझ पा रहे थे कि पहले मुगलों ने आके हम पर शासन कर लिया, अब क्या है, अंग्रेज कर रहे हैं। तो ये जो भारत है ये किसके लिए है? ये भारतीयों के लिए है। भारत में उस समय जितने लोग रह रहे थे वो लोग ये समझ रहे थे कि ये जो भारत है ये किसके लिए है? ये हमारे लिए है। और जो अंग्रेज हैं जो बाहर से आए वो हमारे ऊपर क्या है, गलत तरीके से शासन कर रहे हैं। तो हमें अपने ऊपर शासन नहीं करने देना है, हमें अपनी मांग मनवानी है, हमें हर चीज की स्वतंत्रता लेनी है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति को अपने देश में होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद है एक भौगोलिक सीमा के अंदर, उस भौगोलिक सीमा के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं उन लोगों के अंदर उस भौगोलिक सीमा के प्रति प्रेम, यह है राष्ट्रवाद, ठीक है। अब देखिए, जैसे आप किसी भी गांव या शहर में रह रहे हैं तो आपके मन में उस एरिया को लेके जो प्यार है उसके बारे में, उसको वहां जो आप उस स्थान से प्यार करते हैं वो क्या हो जाएगा? गांववाद हो जाएगा या शहरवाद हो जाएगा। तो ये पूरे राष्ट्र की बात चल रही थी, तो ये क्या हो गया? राष्ट्रवाद हो गया, ठीक है। सबको अपने अपने शहरों से प्यार होता है। अब आप किसी भी शहर में रह रहे हैं, अगर मैं उस शहर की बुराई करूंगी तो आपको बुरा लगेगा, आप कहोगे कि नहीं आप गलत कह रहे हो, हमारा शहर ऐसा नहीं है, हमारा शहर तो बहुत अच्छा है, वहां पे एजुकेशन बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा है। तो आप अपने जो शहर है उसकी बुराई क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर क्या है, एक तरह से उस शहर के लिए वफादारी है, ठीक है। उसी तरह से ये राष्ट्रवाद था कि राष्ट्रवाद का उदय का मतलब है कि लोग ये जान रहे थे कि ये जो भारत है ये भारतीयों के लिए है और अंग्रेजों को इस पर गलत तरीके से शासन नहीं करना चाहिए, और गलत तरीके से क्या, अंग्रेजों को शासन करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसलिए उनके अंदर ये भावना जागृत हो रही थी। वो समझ पा रहे थे कि हम धीरे धीरे फालतू में गुलाम होते चले गए, अंग्रेजों के, पहले मुगलों के फिर अंग्रेजों के। तो वो इस चीज को सुधारने के लिए कदम उठा रहे थे। अब देखिए, ये जो भावना थी, जो राष्ट्र की भावना थी, जो उनके अंदर ये देश प्रेम वाली भावना थी, ये कहाँ से जागृत हुई, कैसे जागृत हुई उनके मन में ये चीज? तो देखिए, कहीं ना कहीं उसके लिए जो जिम्मेदार थे वो राजनीतिक संगठन थे। देखिए, 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों से राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई, है ना। तो 1850 के बाद जो भी संगठन बने, वो पहली बात तो जो संगठन बने थे वो पूरी तरह से जो काम कर रहे थे वो भारत के लिए काम कर रहे थे, यानी कि पूरे के पूरे भारत के हित में काम कर रहे थे सारे संगठन। अब देखते हैं आगे। 1870 से 1880 के दशक में यह चेतना और अधिक गहरी हो चुकी थी, यानी कि दिन पे दिन क्या है, जैसे जैसे वो अत्याचार कर रहे थे अंग्रेज, वैसे वैसे क्या है, लोगों के मन में ये भावना जागृत हो रही थी कि ये जो विदेश से आए ये हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं और इनका जो उद्देश्य है वो गलत है, ठीक है। तो उनके अंदर और ज्यादा ये भावना जागृत हो रही थी कि भाई इन्हें अपने देश से भगाओ। अब देखिए, एक कुछ संगठन बनाए गए, वो इस प्रकार है। ये संगठन थे पूना सार्वजनिक सभा। सार्वजनिक का मतलब होता है सबके लिए, ठीक है, सबके लिए। तो 1850 के बाद जितने भी आंदोलन चल रहे थे वो स्थानीय नहीं चल रहे थे,
पहले 1857 में जो आंदोलन चले वो स्थानीय चल रहे थे। स्थानीय का मतलब है कि जैसे झांसी का विद्रोह झांसी तक ही सीमित था, दिल्ली का दिल्ली तक, मेरठ का मेरठ तक, मतलब वो एक भौगोलिक स्थान को लेकर लड़ रहे थे। लेकिन ये जो संगठन बनाए जा रहे थे ये पूरे भारत के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे थे। तो सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन मद्रास, ठीक है, महाजन सभा मुंबई, महाजन सभा बम्बे रेजिडेंसी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और मतलब आपने ये चीज देखी, मैंने जितने भी आपको ये नाम बताए हैं, बोले हैं, जो आपकी एनसीईआरटी में लिखे हैं, इन सबसे कहीं ना कहीं ये चीज प्रदर्शित हो रही है कि ये जो सभाएं बनाई गई हैं, संगठन बनाए गए, ये पूरे की पूरे देश के लिए बनाए गए। ठीक है, अगर कोई नेता अगर एक जाति विशेष की बात करे तो केवल उससे उसी जाति के लोग कनेक्ट होंगे। अब जैसे मोदी सरकार चल रही है, तो मोदी सरकार कोई भी पॉलिसी लेके आती है उसमें ऐसा नहीं करती है कि इस क्षेत्र के लोगों को ये फायदा मिलेगा, या हिंदुओं को फायदा मिलेगा, या मुस्लिमों को फायदा मिलेगा, या इस योजना से केवल और केवल ईसाइयों को फायदा मिलेगा, सिखों को फायदा मिलेगा। उन मोदी सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं वो ऐसी होती हैं कि पूरे भारत पर लागू होंगी और पूरे भारत के लिए, सबके लिए समान। जैसे सिलेंडर बटे, ठीक है, सिलेंडरों के कनेक्शन करवाए, गैस के चूल्हों के कनेक्शन जो होते हैं वो करवाए। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि किस धर्म के लिए ये चीज हो रही है, उन्होंने सबके लिए करा। अब मान लीजिए विदेश से कोई भी गड़बड़ होती है सरकार के साथ, या हमारे देश के साथ हमला होता है, हमारे देश पर हमला होता है, तो मोदी जी के नेतृत्व में सारी जनता खड़ी होगी, क्योंकि मोदी जी क्या है, सारी जनता को, पूरे भारत को अपना समझकर सारी पॉलिसी लेके आ रहे हैं। ठीक है, वो क्या है, सबको, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं कि कुछ पॉलिसी हिंदुओं के लिए है, कुछ पॉलिसी मुस्लिमों के लिए, इस तरह से नहीं है। वो जो भी चीज है वो सबके लिए है, ठीक है, और सबके लिए बराबर है। तो उस टाइम पे यही चीज चल रही थी कि जो भी उस टाइम पे जो जितने भी संगठन बनाए जा रहे थे वो पूरे के पूरे भारत के लिए बनाए जा रहे थे, किसी एक क्षेत्र विशेष के लिए या किसी एक विशेष जाति के लिए नहीं बनाए जा रहे थे। तो जब सबके फायदे की बात होगी तो क्या सब लोग जुड़ेंगे उस आंदोलन में। ठीक है, अब एक गांव की, दूसरे गांव की, सब गांव की जो एक ही समस्या होगी। अब जैसे इन संगठनों, ये जो संगठन काम कर रहे थे वो स्त्री शिक्षा के ऊपर काम कर रहे थे। स्त्री शिक्षा मतलब पूरे भारत की लड़कियों की पढ़ाई की बात कर रहे थे। कुछ संगठन बात कर रहे थे कि जो समाज में गलत चीज चल रही है उनके लिए, या फिर कि अंग्रेजों से ये गुहार लगाई जा रही थी कि भाई कर को कम करो, कर बहुत ज्यादा है, जो किसान है वो नहीं दे पा रहे। तो जो जितनी भी विचार विमर्श चल रहे थे समाज की समस्याओं पे, वो पूरे भारत के लिए चल रहे थे। इसलिए इन आंदोलनों में ज्यादा से ज्यादा भारत के लोग जुड़े, है ना। इसलिए ये आंदोलन जितने भी चल रहे थे या संगठन चल रहे थे ये सक्सेसफुल हो रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें सभी लोगों के फायदे की बात हो रही थी और देश के फायदे की बात हो रही थी। यहीं से लोगों के मन में ये बात आई कि हम लोग क्या है, एक है ना, हम लोग क्या है, एक है। अब आप अगर कोई संगठन ऐसा है जो, मान लीजिए आपकी गली में एक संगठन बनाया गया कि जैसे गणपति की पूजा होगी तो सब लोग पैसे डालेंगे और 5-5 या 10-10 जो भी डालेंगे वो सब लोग डालेंगे, सब लोग पूजा में शामिल होंगे और सब लोग प्रसाद भी लेके जाएंगे। तो ये योजना सबकी है, तो सब लोग भाग लेंगे इसमें कि भाई गणपति तो हमारे भी हैं, सबके हैं, तो हम सबके हैं, तो सब लोग भाग लेंगे। तो एक मतलब भावना जागृत होगी एकीकरण की, ठीक है, एक साथ बैठने की, उठने की, एक राह में चलने की क्या है, भावना जागृत होगी। इस तरह से जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं इनसे क्या है, संगठन की भावना आती है, एकता की भावना आती है, लोग अपने आप को सबसे जोड़ते हैं। इसलिए ये सारी चीजें होती हैं, जो दुर्गाष्टमी की पूजा है या ये सब जो पंडाल में होती है या कीर्तन वगैरह होते हैं, इन सब से क्या है, एकता की भावना आती है। तो वही चीज यहाँ पर क्या है, जागृत हो रही थी लोगों के अंदर। और देखिए और क्या कारण थे राष्ट्रवाद के होने के, और कारण थे कि 1878 में एक आर्म्स एक्ट आया था। आर्म्स एक्ट का क्या मतलब था कि अंग्रेजों ने भारतीयों के ऊपर ये प्रतिबंध लगाया था कि कोई भी भारतीय हथियार नहीं रख सकता अपने घर में। यानी इससे पहले कोई भी लोग हथियार रख सकते थे। जैसे 1857 का विद्रोह हुआ तो लोगों ने अपने अपने घर से हथियार लिए और अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण किया था, ठीक है, और बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में 1857 में लोगों ने भाग लिया था क्योंकि उनके पास हथियार थे। अब इन्होंने क्या किया, ये आर्म्स एक्ट लगा दिया, उन्होंने कह दिया कोई भी भारतीय हथियार नहीं रखेगा अपने पास, ठीक है। तो ये आर्म्स एक्ट की वजह से भी अब लोग जान रहे थे कि हथियार रखने को क्यों मना कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अंग्रेजों की जो मंशा है वो गलत है, ताकि हम अंग्रेजों का अच्छे से विरोध ना कर सकें, ठीक है। तो वो जो भारतीय लोग थे वो ये चीज समझ रहे थे।
अगर आपको किसी काम करने से रोका जाए ना, तो आपको और लगता है कि नहीं, मुझे तो ये काम करना है, होता है ना, सबके अंदर ये चीज होती है। तो उस टाइम पे ये चीज चल रही थी, वो लोग समझ रहे थे कि हमको हथियार रखने से क्यों रोक रहे हैं, ताकि ये हम पर अगर कोई भी अत्याचार करेंगे तो हम पलट के इनका मुकाबला ना कर सके। दूसरा था 1878 में ही आया था, ये था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। उस टाइम पे जब राष्ट्रवाद चल रहा था, तो राष्ट्र के प्रति लोग प्रेम दिखा रहे थे अपना, और लोगों को, और सारे लोगों को जागृत कर रहे कि भाई तुम जागृत हो और अपने देश के लिए तुम विरोध करो, है, और अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो। इस तरह से प्रेस में भी कुछ चीज आ रही थी। अगर अंग्रेज भारतीयों के साथ कुछ भी गलत कर रहे थे, तो वो जो प्रेस का मतलब है जहां अखबार छपते हैं या पत्रिकाएं छपती हैं, ठीक है, उसको प्रेस बोलते हैं। तो प्रेस में ये चीज आ रही थी, प्रेस वाले जो रिपोर्टर थे, पत्रकार थे, वो छाप रहे थे। आज भी देखो जो मीडिया है, अगर सरकार कुछ गलत करती है तो न्यूज में दिखाया जाता है ना कि सरकार ने ये चीज गलत करी। उस टाइम पे भी ऐसे ही था कि जो भी अगर सरकार कुछ गलत कर रही थी, अंग्रेज भारतीयों के साथ कुछ गलत कर रहे थे, तो वो क्या है, प्रेस में आता था। तो जो अंग्रेज थे, उन्होंने एक कानून बना दिया कि जो भी व्यक्ति अंग्रेज सरकार के खिलाफ कोई भी एक भी शब्द छपेगा, तो उसकी प्रेस जब्त कर ली जाएगी, है ना, और उसकी जो निजी संपत्ति है, उस सारी संपत्ति को जो अंग्रेज सरकार है वो जब्त कर लेगी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ ना तो कोई कुछ बोल सकता है और ना ही अपनी प्रेस में कुछ छाप सकता है। तो ये एक तरह से ये बहुत बड़ा प्रतिबंध था। अगर न्यूज चैनलों से ये कह दिया जाए कि तुम किसी भी नेता की बुराई नहीं करोगे न्यूज में, तो फिर वो न्यूज चैनल वाले क्या दिखाएंगे, ये बताओ, क्या दिखाएंगे? एक जो प्रेस होती है वो क्या होता है, एक प्रतिबिंब होता है, ठीक है, देश का प्रतिबिंब होता है। यानी कि जो चीज देश में चल रही है, एक्चुअल में, वास्तव में जो चीज चल रही है, न्यूज वाले क्या है, उसको ऐसे की ऐसे दिखाते हैं, जनता को दिखाते हैं कि क्या चीज सही चल रही है हमारे देश में और क्या चीज गलत चल रही है। तो इन्होंने क्या किया, एक तरह से प्रेस को पूरी तरह से बांध दिया कि आप अंग्रेजों के खिलाफ एक भी शब्द नहीं लिख सकते, ठीक है। अब यहाँ से लोगों को पता चला कि देखो जो अंग्रेज है उनकी भावना कितनी गलत है। अंग्रेजों का मानना यह है कि तुम हमारे खिलाफ कुछ नहीं छापोगे, तो जो मतलब सच बोलने से भी रोका जा रहा है भारतीयों को, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य की क्या बात होगी। तो इस कानून से भी क्या है, और ज्यादा जो भारत की लोग थे वो भड़क गए और उनके अंदर देश प्रेम जागृत होने लगा। धीरे धीरे ये बढ़ता ही रहा कि अब तो इन अंग्रेजों को भगा नहीं है, कि मतलब इन्होंने हर चीज में पाबंदी लगा दी, अब ये हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं अंग्रेज, तो हमें मतलब हम कैसे कहेंगे कि इन सब चीजों को बस करो, ठीक है। कोई तो जरिया होना चाहिए। न्यूज़पेपर भी बंद हो गए, हथियार भी नहीं रख सकते, आंदोलन भी नहीं कर सकते, तो ये तो सारी चीज गलत थी। अब देखिए अगला बिल जो आया था वो आया था 1883 में, ठीक है, 1883 में, ठीक है, 1883 में इल्बर्ट बिल आया था। और इस बिल में क्या था कि उस टाइम पे कुछ भारतीय न्यायाधीश थे न्यायालयों में और कुछ में क्या थे, यूरोपीय न्यायाधीश थे, ठीक है। अब अगर जो इंग्लैंड का कोई भी अफसर अगर भारतीयों के साथ गलत व्यवहार कर रहा है या कुछ गलत प्रतिक्रिया कर रहा है और हमें उस पर मुकदमा चलाना है, ठीक है, तो उसकी जो सुनवाई होगी वो यूरोप के जो न्यायाधीश होंगे उनके पास होगी। यानी कि अगर जज इंग्लैंड का है या यूरोप का है तब तो उसका मुकदमा वहां पे लड़ा जाएगा। अगर जज भारतीय है तो वहां पे उसके मुकदमे की सुनवाई नहीं की होगी, जो अंग्रेजों के ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई अंग्रेज रह रहा है और आपको वो प्रताड़ित कर रहा है, ठीक है, आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, तो उसका मुकदमा आपके आसपास कोई जो कोर्ट है उसमें भारतीय न्यायाधीश है, यानी कि हिंदू जज है, मान लीजिए भारतीय जज है, मतलब भारत का ही कोई एक नागरिक है जो जज है, ठीक है। अब वो इस बिल का मतलब था कि जो मतलब कोई भी न्यायाधीश कोई भी है और वो अंग्रेजों का जो मुकदमा है वो देख सकता है। इस बिल का मतलब ये था, ठीक है, इल्बर्ट बिल का मतलब। लेकिन जो अंग्रेज थे उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि हमारा जो इंग्लैंड वालों का जो मुकदमा है वो केवल और केवल यूरोप के या इंग्लैंड के जज ही सुनेंगे, भारतीय जज नहीं सुनेंगे। वो अपनी बेइज्जती समझ रहे थे इस बात में कि भारतीय नहीं सुनेंगे हमारे मुकदमे, भारतीयों को अपने से छोटा समझ रहे थे। भाई जज तो जज है, अब कोई भी मुकदमा, हाँ, आप ऐसे थोड़ी कह सकते हो कि
ऊंचे ओहदे के हैं या हम ज्यादा पैसे वाले हैं तो हमारा ये वाले जज नहीं सुनेंगे केस, हम तो किसी और ऊंचे जज पे अपना केस सुनवाएंगे। ये थोड़ी होता है। अपराधी मतलब अपराधी, और जज कोई भी अपराधी है, जज सभी अपराधियों को सुनेंगे, चाहे वो पैसे में ज्यादा है या कम है, उससे कोई मतलब नहीं है। न्याय तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो ये इस बिल का बहुत ज्यादा विरोध किया अंग्रेजों ने कि जो हमारा जो यूरोप के लोग हैं उनका जो केस है वो भारतीय नहीं सुनेंगे। उसकी मेन वजह ये थी, अगर भारतीय उस केस को सुनते तो भारतीय क्या है, बराबर न्याय करते। ठीक है, अगर भारतीयों के साथ अत्याचार हो रहा तो उस हिसाब से न्याय करते, उस हिसाब से उनको सजा मिलती। लेकिन अगर यूरोप के ही लोग उनकी सुनवाई करते थे तो यूरोप के लोग क्या करते, पक्षपात तरीके से, मतलब जो भी अगर दो पक्षों में लड़ाई हुई है, इंग्लैंड के लोगों में और भारतीय किसी व्यक्ति में, एक इंग्लैंड का एक भारतीय, दोनों में अगर लड़ाई हुई है तो जो यूरोपियन जज होगा यानी कि जो इंग्लैंड का जज होगा वो किसकी तरफ झुकेगा, वो इंग्लैंड के लोगों की तरफ झुकेगा। तो उसकी बात कोई सही मानेगा तो एक तरह से उसको दंड मिलेगा ही नहीं। ठीक है, गलती चाहे किसकी भी हो, लेकिन इंग्लैंड के लोगों को दंड नहीं मिलता था, वो रिहा हो जाते थे। और जो दंड मिलता था ज्यादातर केसों में वो भारतीयों को ही मिलता था, क्योंकि जो जज थे वो वहां के जो जज थे वो पक्षपात करते थे। और इसलिए ये जो नियम था इसका विरोध हुआ था कि भारतीय अंग्रेजों के मुकदमे नहीं सुनेंगे। अब जब इसका विरोध हुआ तो ये बिल वापस हुआ। अब जब ये बिल वापस हो गया तो भारतीयों के दिमाग में ये बात आई कि भाई ये तो गलत बात है। जब हमारे मुकदमे को, मतलब जब हमारे ऊपर कोई भी अत्याचार हो रहा है उस केस को यूरोप वाले सुन सकते हैं, तो अगर ये लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं तो हम इनके केस को क्यों नहीं सुन सकते? ये तो गलत है ना। मतलब न्याय की परिभाषा तुम्हारे लिए कुछ अलग है, हमारे लिए कुछ अलग है, ऐसे क्यों? सबके लिए बराबर होनी चाहिए। तो ये भी एक कारण था जिससे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागी, यानी कि देश प्रेम की भावना जागी कि भाई ये हमारे साथ गलत कर रहा है, अब हमें क्या है, एकजुट होकर अपने देश के लिए लड़ना है। ठीक है, और देखिए एक कारण ये भी था कि प्रथम विश्व युद्ध, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें इंग्लैंड बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा था प्रथम विश्व युद्ध में। और जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें जो हमारे भारतीय लोगों की भर्ती कराई गई, तो उसका कहीं ना कहीं जो गांव के लोग थे वो इस चीज का विरोध कर रहे थे कि हमारी क्यों भर्ती कराई जा रही है, हमारे देश के लिए तो लड़ाई नहीं हो रही है, लड़ाई हो रही है इंग्लैंड की, और इंग्लैंड की हो रही है दूसरे देशों से, तो हमारा क्या लेना देना है, हमको क्यों भर्ती कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज का भी विरोध था, क्योंकि जब इंग्लैंड के लोगों के पास सैनिकों की कमी पड़ रही थी तो उन्होंने क्या किया, भारत से जो किसान थे, भारतीय किसानों को सेना में भर्ती करा के उनको युद्ध पर भेज दिया था। ठीक है, अब जब युद्ध समाप्त हो गया, वहां से जब वो लोग आए तो उन्होंने देखा कि विदेशों में किस तरह से क्रांति हुई, उनको किस तरह से न्याय मिला लोगों को। तो वो जो सिपाही विदेशों में रह के इतने दिन आए, जंग, कुछ सिपाही बच के जो आए, कुछ जंग में मर गए, कुछ जो बच के आए, उन्होंने बताया कि जो विदेश यूरोप की जो जनता है वो इस तरह से जागृत है और वो अपने राजा के खिलाफ आंदोलन कर रही है, क्रांति हो रही है। वहां पे जो यूरोप है वहां पर क्या है, लोकतंत्र की स्थापना हो रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक नींव सी पड़ गई, मतलब लोगों का माइंडसेट होने लगा कि इन अंग्रेजों को भगाओ। ठीक है, उनके अंदर और देश प्रेम भावना आई। और एक कारण यह था कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो बहुत ज्यादा, देखो जो युद्ध होता है वो एक सीमा पर ही युद्ध नहीं होता है। बस आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि युद्ध हो रहा है तो बस कुछ सैनिक मारे जा रहे हैं, कुछ गोली बम फटाके फूट रहे हैं, बस ऐसा लगता है, आप लोगों को लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब युद्ध होता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, और अगर 4 से 5 दिन भी अगर ठीक से युद्ध हो रहा है तो जो देश की इकोनॉमी है वो कई सालों के लिए क्या है, पीछे हो जाती है ना। तो पूरे ही देश पे प्रभाव पड़ता है। अब इंग्लैंड पे प्रभाव पड़ रहा था जब युद्ध लंबा खिंच रहा था। अब देखिए 1914 से और 1918 तक ये युद्ध खिंचा, 1914 से 1918 तक ये युद्ध खिंचा, यानी कि 4 साल ये युद्ध चला। तो जो ब्रिटेन की इकोनॉमी थी वो डाउन जा रही थी, तो ब्रिटेन ने क्या किया कि भारत के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिए, ताकि जो ब्रिटेन में की अर्थव्यवस्था बेकार होती जा रही थी उसको अपनी अर्थव्यवस्था को उठाने के चक्कर में क्या है, हमारे देश से और ज्यादा लूट खसोट मचाई और ज्यादा टैक्स लगा लगा के ले जा रहे थे धन को यहाँ से। तो इस चीज का भी लोगों में विरोध चल रहा था कि ये लोग अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए हमारे यहाँ से एक्स्ट्रा कर लगा के पैसे ले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे कारण थे। और एक और जो मेन कारण था वो ये था कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना कर दी गई। ठीक है, अब कांग्रेस की स्थापना करी गई, उन्होंने, अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के लिए कांग्रेस की स्थापना की थी कि कुछ मुद्दों पर इनसे कुछ राह मुसवरा कर लेंगे। ठीक है,
मतलब देश के लिए कोई कानून बनाने हैं या कोई कुछ भी काम करना है तो थोड़ी बहुत इनसे मुसवदा कर लिया करेंगे, तो इनको भी ये रहेगा कि हाँ ये हमारी बात मान रहे हैं, तो आंदोलन जो होंगे वो दबे रहेंगे। ठीक है, बातचीत करने का एक जरिया हो जाएगा। तो उन्होंने क्या, कांग्रेस की स्थापना कर दी, और ये इनकी सबसे बड़ी भूल थी। ठीक है, ये डफरिन लेके आए थे कि कांग्रेस की स्थापना का विचार उनके दिमाग में आया था, और ये डफरिन की सबसे बड़ी भूल थी। अब देखिए कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई। ये वही कांग्रेस है जो आज हमारे भारत में है, कांग्रेस पार्टी, ये उसी कांग्रेस की बात हो रही है। अब देखिए कांग्रेस की स्थापना कब हुई। 28 दिसंबर 1985 को ए ओ हुम कौन थे, ब्रिटिश के सेना निवृत्त अधिकारी, यानी कि पहले ये जो ए ओ हुम थे वो पहले ब्रिटेन की सेना में रह चुके थे, मतलब ब्रिटेन के अफसर थे, और वो क्या रिटायर्ड थे। ठीक है, तो उन्होंने इसकी स्थापना की थी ने। अब इन्होंने क्या किया, देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में एक सभा करी, और सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने का फैसला किया। ठीक है, और देखिए इसमें बहुत सारे लोग शामिल थे। एक बार मैं आपको एनसीईआरटी से पढ़ देती हूँ कि कौन कौन से थे। देखो बहुत ज्यादा बोर्ड पे आ नहीं पाता है, तो मैं कुछ चीजें लिखती भी नहीं हूँ। ठीक है, आपको ऐसे ओरली बता देती हूँ। देखो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, और WC बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, रामेश्वर चंद्र दत्त, और SS अय्यर अन्य थे। ठीक है, और ये जितने भी थे वो ज्यादातर कहाँ के थे, बंबई के और कलकत्ता के थे। ठीक है, आप लोगों को मैंने दिखा दिया है, तो ये बंबई के और कलकत्ता के थे। अब उनमें एक बहुत ही योग्य पर्सनालिटी थे नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी वो कौन थे, वो एक व्यवसायी थे और एक प्रचारक भी थे, है ना। जो एक प्रचारक थे, मतलब सही चीजों को लेके आते थे, वो प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे, यानी कि इंग्लैंड में ही रहते थे, और कुछ समय के लिए ब्रिटेन संसद के सदस्य थे, यानी कि ब्रिटेन में उनकी कितनी अच्छी छाप थी, कितनी अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे कि वो सांसद थे। ठीक है, सांसद थे। और नौरोजी की एक पुस्तक थी, पुस्तक है, अभी भी है। तो नौरोजी की पुस्तक है पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, पुस्तक का क्या नाम है, पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। में क्या लिखा गया है, मैं ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की आलोचना की है, यानी कि उस समय जो इंग्लैंड के द्वारा भारत की इकोनॉमी पे प्रहार हो रहे थे, यानी कि जो धन निकासी हो रही थी, उसकी आलोचना की है। दादा भाई नौरोजी ने बोला कि जो हमारे भारत में इस समय अकाल पड़ रहे हैं, गरीबी, बहुत ज्यादा गरीबी आ रही है, उसकी एक वजह यह है कि जो इंग्लैंड है वो हमारे यहाँ से पैसे निकाल के ले जा रही है, यानी कि कर के रूप में वो ले जा रहे थे, है ना। टैक्स लगा के क्या कर रहे, पैसे ले जा रहे थे। आज की जो सरकार है वो हमारे ऊपर टैक्स लगा रही है। ठीक है, वो टैक्स लगा रही है और वो टैक्स वसूल करती है। टैक्स वसूल करके वो वापस हमारे ही कामों में लगा देती है, यानी कि सड़क निर्माण, स्कूल, कॉलेज और मेडिकल की सुविधाएं, यानी कि हॉस्पिटल बड़े बड़े खुलवा देती है। तो क्या है, अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो हमारा विकास हो रहा है ना, और हमको अच्छी सुविधाएं दे रही है। और देखिए बहुत सारी चीजें, मतलब हमको सिक्योरिटी दे रही है, हमारी सेना के ऊपर खर्च कर रहा है। जो हमसे जो आज के जमाने में हमसे टैक्स ले रही है सरकार, उसको हमारे ऊपर ही लगा रही है। लेकिन अंग्रेज क्या कर रहे थे, टैक्स ले रहे थे और अपने देश में भेज रहे थे। ठीक है, हमारे ऊपर एक पैसा भी नहीं लगा रहे थे। अगर वो हमारे ऊपर खर्च करते तो क्या है, हमारे देश की इकोनॉमी इतनी ज्यादा नीचे नहीं जाती, है ना। तो ये इन सब चीजों को लेके दादाजी भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक, ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, पावर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इसमें इन्होंने लिखा है और इन्होंने इसमें बड़े अच्छे से सरल तरीके से समझाया कि भारतीयों का जो इंग्लैंड के लोग हैं वो कितना नुकसान कर रहे हैं। इंग्लैंड के लोगों की वजह से ही भारत में गरीबी आ रही है, अकाल पड़ रहे हैं, भूखमरी फैल रही है, ये सब इंग्लैंड की वजह से हो रही है, क्योंकि जो इंग्लैंड के लोग हैं वो हमारे यहाँ से धन निकाल के ले जा रहे हैं। देखिए, जबकि ये वहां के सांसद थे, यानी कि बहुत पहले से ही वो दादा भाई जो नौरोजी है वो वहां रह रहे थे और वहां के एक प्रतिष्ठित व्यक्तियों में थे, लेकिन इतने सब के बाद भी उनके अंदर देश प्रेम की भावना थी, राष्ट्र की भावना थी, यानी कि देश के लिए वो कितना सोच रहे थे कि उन्होंने एक बुक छपवाई और अपने उसमें अपने सारे विचारों को रखा कि जो उस समय जो इंग्लैंड के लोग थे वो किस तरह से भारतीयों
पर अत्याचार कर रहे थे। ठीक है, वो सारी चीजें इसमें है। अब देखिए, जो कांग्रेस थी, कांग्रेस उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए बनाई थी इंग्लैंड वालों ने, लेकिन कांग्रेस के जितने नेता थे उनके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो गई थी और वो समझ रहे थे कि जो अंग्रेज हैं वो हमारे भारतीयों का क्या है, शोषण कर रहे हैं। तो उस शोषण से बचाने के लिए वो समय समय पर अपनी आवाज उठा रहे थे। ठीक है, अब देखिए एक चीज आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज्यादा जगह दी जानी चाहिए। यानी कांग्रेस का क्या मानना था कि जो भारतीय परिषद है उसमें क्या है, भारतीयों को ज्यादा जगह दी जानी चाहिए, परिषदों को ज्यादा अधिकार दिए जाने चाहिए। मतलब जो परिषदों का चुनाव हो रहा है, परिषद मतलब भारतीयों के लिए जो कानून बनाए जा रहे हैं, जो भारतीयों के लिए व्यवस्था की जा रही है, उसमें ज्यादा अधिकार होने चाहिए और जो सीटें वो ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और वो किसके लिए होनी चाहिए, भारतीयों के लिए, ताकि जब भारतीय चुनाव जीत कर जाए, ठीक है, तो भारतीय ही भारतीयों के लिए नियम कानून बनाए और उनकी व्यवस्था देखें। ठीक है, भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाने चाहिए। यानी कि जो पहले अफसर रैंक के जो पद थे वो किसको दिए जाते थे, इंग्लैंड वालों को, और नीचे वाले जो पद थे वो हम लोगों को, बाबू, चपरासी, इस तरह के जो पद थे, सिपाही, ठीक है, क्लर्क, ये सब जो पद थे ये थे भारतीयों के, और जो अफसर वाले पद थे वो दिए जा रहे थे इंग्लैंड वालों को। तो जो कांग्रेस थी उन्होंने अपनी आवाज बुलंद करते हुए बोला कि भाई ऊंचे पद भी भारतीयों को दिए जाने चाहिए। ठीक है, और कांग्रेस ने बोला कि जो सिविल सेवा यानी कि जो आईएएस होता है, एक तरह से जो हमारे देश की पूरी व्यवस्था देखते हैं वो आईएएस देखते हैं। ठीक है, आईएएस मतलब जिले में जो डीएम होता है वो आईएएस रैंक का अधिकारी होता है। ठीक है, जिले में जो डीएम होता है वो कौन होता है, आईएएस रैंक का अधिकारी होता है, और उसके ऊपर पूरे जिले की व्यवस्था देखने का कार्यभार होता है। तो जो उन्होंने बोला कि जो आईएएस का जो एग्जाम होता है, ठीक है, वो कहाँ होना चाहिए, जो सिविल सेवा परीक्षा होती है वो लंदन की वजह भारत में होनी चाहिए, क्योंकि वो लंदन में होती थी। ठीक है, और लंदन में होती थी इसलिए जो कुछ भारतीय गरीब बच्चे थे वो जा ही नहीं पाते थे। भाई लंदन तक जाने के पैसे भी तो होने चाहिए, आपके पास पैसे नहीं है, आप कैसे जाओगे परीक्षा देने के लिए। तो आईएएस के जो पद पर लोग होते थे वो ज्यादातर क्या वहां की भर्ती हो जाती थी इंग्लैंड के लोगों की, क्योंकि वहीं पे हो रही है परीक्षा, वहीं पे तैयारी कर रहे हैं, वहीं से चुन के आ जाते थे, और फिर वो क्या कर रहे थे, हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे। तो कांग्रेस इस बात को समझ रही थी कि जो ये जो आईएएस की जो परीक्षा है वो भारत में होनी चाहिए, ताकि जब भारत में होगी तो भारत के ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें हिस्सा लेंगे और पास भी करेंगे। भाई टैलेंट की कमी थोड़ी है, भारत में बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, आज भी इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, एक एक सीट के लिए एक एक हजार, दो हजार बच्चे कंपटीशन में बैठ रहे हैं, तो टैलेंट की कमी थोड़ी है। ठीक है, किसी भी तरह से भारत के बच्चे पीछे नहीं थे, ना थे पहले ना अब है। ठीक है, तो कांग्रेस का ये मानना था कि जो परीक्षा है वो भारत में होनी चाहिए, ताकि भारत के लोग जो है वो आईएएस अफसर बने, और भारत के लोग ही भारत के अफसर बनेंगे तो भारत के लिए अच्छा सोचेंगे और अच्छे ढंग से शासन करेंगे, अत्याचार तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, आप अपने ही लोगों पे अत्याचार थोड़ी करोगे। ठीक है, अगर आपको कहीं और भेज दिया जाए तो आप फिर भी एक बार को ये सोचोगे कि हमारा इनसे क्या लेना देना, ना हमारी भाषा, ना हमारा देश, ना हमारा कोई मतलब इनसे, इनको तो लूटो खसोटो और निकलो अपने देश, ये रहती है ना भावना। लेकिन आप अगर अपने ही देश में कोई किसी भी तरह की सर्विस देंगे तो आपके मन में ये भावना रहेगी कि ये हमारे देश है, हमारे लोग हैं, हम इनके साथ गलत नहीं कर सकते, हमारी ड्यूटी है, हमें इस पद पर इसलिए चुना गया है ताकि हम इनको अपनी सेवा दें। ठीक है, तो इन्होंने इस चीज को करवाया कि भारत में होनी चाहिए ये परीक्षा, और इन्होंने बोला कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक होना चाहिए, यानी कि न्यायपालिका अलग होनी चाहिए और कार्यपालिका का कार्य क्या है, अलग होना चाहिए। आर्म्स एक्ट को निरस्त करने के लिए बोला गया। इन्होंने बोला कि भाई भारतीयों को भी अधिकार होना चाहिए कि वो कुछ हथियार वगैरह रख सके। ठीक है, तो इसको क्या है, निरस्त करना चाहिए, ये बात इन्होंने बोली। और इन्होंने बोला कि अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, यानी कि आंदोलन वगैरह करने की या अपनी बात को सही ढंग से कहने की आजादी हमें होनी चाहिए। ये आपने ये नियम बना दिए हैं कि हम अपनी बात अब नहीं बोल सकते, तो ये तो बात गलत है ना। अब आपने प्रेस का ये बंद कर दिया वर्नाकुलर एक्ट लाके, तो अब हम अपनी बात कैसे रखेंगे अगर आप हमारे साथ कुछ भी गलत। कुछ मध्यवर्ती जो कांग्रेसी थे उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो अंग्रेज है ना, ये अंग्रेज हम अगर शांतिपूर्ण तरीके से इनसे अपनी मांगे रखेंगे तो ये बात मानेंगे। ठीक है, उनको ऐसा लगता था। तो जो मध्यवर्गीय थे उनको लग रहा था कि अंग्रेज स्वतंत्रता एवं न्याय आदर्शों का सम्मान करेंगे, इसलिए वे भारतीयों को न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे।
उनको ऐसा लग रहा था कि जब ये लोग क्या है यूरोप में स्वतंत्रता के पक्षधर हैं और समानता के पक्षधर हैं, तो ये भारत में भी भारतीयों के साथ इस तरह से ही व्यवहार करेंगे। लेकिन इनका मानना गलत था। जो अंग्रेज थे वो सुधरने वाले थे नहीं। अंग्रेजों के जो अत्याचार थे वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे थे। अब हमारे देश में हर तरह के लोग थे उस टाइम पे, अब भी हैं। कुछ लोग थे जो हाथ जोड़कर अपनी आजादी मांग रहे थे, अपने अधिकारों को मांग रहे थे हाथ जोड़कर, ठीक है। उनमें महात्मा गांधी जैसे कुछ नेता थे, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इस तरह के कुछ नेता थे। कुछ नेता ये थे कि ये जो भारत है ये हमारा है और हमें कोई मांगना नहीं है, हम तो अपना अधिकार, ये हमारा अधिकार है और हमने इसको लेकर रहेंगे, ठीक है। अब देखिए अगली हेडिंग आपकी यही है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेके रहूंगा। किसने बोला था? लाला लाजपत राय ने। ये कौन से थे? ये चरमपंथी थे। या चरमपंथी का मतलब होता है कि अपनी कोई भी चीज को अधिकार से ले लेना, या आप ये बोल सकते हैं कि ये जो परिवर्तन चाहते थे ये तुरंत चाहते थे। यानी कि अगर हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें ये सारे अधिकार चाहिए तो अभी चाहिए। जो नरमपंथी होते हैं वो धीरे धीरे परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन चरमपंथी क्या है? आज और अभी इसी वक्त हमें ये आजादी चाहिए। तो ये चीज थी यहाँ पर, और इनका मानना सही था। जब इन्होंने थोड़ा सा जोर दिखाया, हमारी आजादी की जो लड़ाई है तब अच्छे से मजबूत हो गई थी और अंग्रेजों को लगने लगा था कि हाँ अब तो ये आजादी लेके रहेंगे, ठीक है। अब देखिए इस हेडिंग में लिखा हुआ है, बंगाल में विपिन चंद्र पाल। ये भी क्या थे? चरमपंथ के नेता थे। यानी कि अपनी बात को बनवाने के लिए अगर हिंसा करनी पड़े तो इसमें कुछ गलत नहीं है, इनका मानना ये था, ठीक है। अगर अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी आजादी के लिए थोड़ी बहुत हिंसा भी करनी पड़े तो उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी कैसे थे कि विनतीपूर्ण तरीके से आजादी ली जाए। तो आजादी कभी भी विनती करके नहीं ली जा सकती, ठीक है। कोई आदमी आपको इतनी आराम से आपकी स्वतंत्रता नहीं देगा। आप किसी भी देश का इतिहास उठा के देख लो, वहां पर जो अलग देश बने हैं, जहां पर भी जो लोकतंत्र कायम हुए, वहां पर एक बड़ी लंबी लड़ाई चली है और पूरी हिंसक लड़ाई हुई है, युद्ध हुए हैं, तब जाके उनको आज ये अधिकार मिला है कि वो लोकतंत्र तरीके से रह पा रहे हैं देश। तो हमें भी यही करना था। अब इन लोगों का सही मानना था कि स्वतंत्रता क्या है? मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेके रहेंगे। तो देखिए बंगाल में विपिन चंद्र पाल थे, पंजाब में लाला लाजपत राय थे, इनको पंजाबी केसरी भी बोलते हैं। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक थे। ये सभी कौन थे? चरमपंथी नेता, यानी कि गरम दल के नेता थे। मतलब अभी चाहिए और इसी वक्त चाहिए आजादी, उस तरह के नेता, ठीक है। और ये जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने एक अखबार निकाला था मराठी में, लैंग्वेज उसकी मराठी थी, मतलब मराठी भाषा में निकाला था, और उसका अखबार का नाम था केसरी, ठीक है। अलग अलग रखना। उन्होंने अखबार जो निकाला था केसरी वो तिलक ने निकाला था, और पंजाब केसरी बोलते थे लाला लाजपत राय को, ठीक है। ये दोनों चीज ध्यान रखना। अब देखियो जब ये सारे आंदोलन चरम सीमा पर थे तो अंग्रेजों को समझ आने लगी कि जो ज्यादातर जो आंदोलन हो रहे थे वो या तो महाराष्ट्र की तरफ हो रहे थे या बंगाल की तरफ हो रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने उनके दिमाग में एक तरकीब आई है, अंग्रेजों के दिमाग में, कि उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया, बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए। और वो इसलिए कर रहे थे कि जो आंदोलन है वो बहुत ज्यादा जोरों पर था। उनको ऐसा लग रहा था अगर विभाजन कर देंगे तो जो आज मान लीजिए 20 नेता मिलकर बंगाल की तरफ से आंदोलन कर रहे हैं, जब विभाजन हो जाएगा तो 10-10 हो जाएंगे। जब 10-10 होंगे तो उनका जो विद्रोह है या आंदोलन है उसको दबाना आसान रहेगा। तो अंग्रेजों की मंशा ये थी। लेकिन जब अंग्रेजों से पूछा गया कि भाई तुमने बंगाल का विभाजन क्यों किया, तो अंग्रेजों ने दलील दी कि जो बंगाल प्रांत है वो काफी बड़ा है, हम उस पर ठीक से शासन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमने इसका विभाजन किया है। अब बंगाल विभाजन के विरोध में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। उस आंदोलन का नाम था स्वदेश आंदोलन। स्वदेश आंदोलन में क्या था कि सबसे पहले तो ये जो विभाजन किया है इसको रद्द किया जाना चाहिए, बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पर स्वदेशी उद्यमी, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा मिलना चाहिए। यानी कि इन्होंने बोल दिया कि जो विदेश से चीजें आ रही हैं उनका पूरी तरह से बहिष्कार करो, उनको बिल्कुल भी यूज मत करो। जो विदेश की चीजें उनको यूज नहीं करना है। विदेशी कपड़ों की होली जला दी गई, विदेशी जो खिलौने होते हैं उनको फेंक दिया गया। इंदिरा गांधी जी ने भी क्या किया, उनकी जितनी भी डॉल वगैरह थी, बारबी डॉल थी जो इंग्लैंड की थी, वो सारी उन्होंने जला दी कि हमें बिल्कुल भी
अंग्रेजों का कोई सामान यूज नहीं करना, हम जो हमारे देश में बनेगा हम उसको यूज करेंगे, हम अपनी भाषा बोलेंगे, हम हिंदी बोलेंगे, ठीक है, या बंगाल की जो बंगाली थी वो बोलेंगे, हम इंग्लिश को बिल्कुल पूरी तरह से बहिष्कार कर रहे हैं, मतलब हम इसको नहीं अपनाएंगे। और राष्ट्रीय शिक्षा यानी कि जो राष्ट्र की शिक्षा है वो किस तरह की होनी चाहिए, इसके ऊपर मतलब ये 3-4 मुद्दे उठाए थे इन्होंने स्वदेश आंदोलन में। और ये जो स्वदेश आंदोलन था ये स्टार्ट तो बंगाल से हुआ था, लेकिन लगभग पूरे भारत में ही ये आंदोलन चला था, स्वदेश आंदोलन, ठीक है। सब लोगों ने ही विदेशी चीजों का बहिष्कार करना शुरू किया, अपने भाषाओं के लिए अधिकार मांगे कि हमारी भाषाओं को भी मान्यता मिलनी चाहिए, ये सारी चीज चली थी। और ये स्वदेश जो आंदोलन है ये जो भारत उसके आंध्र प्रदेश की जो डेल्टा इलाके में वहां पर इसको वंदे मातरम के नाम से जाना गया, यानी कि बंगाल में इस आंदोलन का नाम स्वदेश आंदोलन था। और देखिए यहाँ पर स्वदेश आंदोलन था इसका नाम, और जैसे ही यहाँ आए आंध्रा के डेल्टा प्रदेश मतलब डेल्टाई भागों में, यानी कि जो आज कल का आंध्र प्रदेश है, आज का जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के डेल्टाई भागों में उसका नाम क्या था, वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम था। अब देखिए इसके आगे आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। अब आज जो पाकिस्तान में लोग रह रहे हैं ना, उन्हीं लोगों के दिमाग में एक वो उपज आई, एक विचार आया कि हम क्या करें, जो मुस्लिम है उनके लिए एक अलग संस्था बना ले, अलग संगठन बना ले। तो उन्होंने क्या बनाया, मुस्लिम लीग बनाया। और इसकी जो विचार आ रहे थे इसको बनाने का, ये कहीं ना कहीं इसके पीछे अंग्रेज थे। अंग्रेज चाह रहे थे कि हिंदू मुस्लिमों में अगर लड़ाई हो जाएगी, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो इनके जो आंदोलन है उनको दबाने में काफी हेल्प मिलेगी। और जो अंग्रेज थे वो कामयाब हो गए। अब उन्होंने क्या किया कि जो मुस्लिम लीग थी उसको और ज्यादा बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, जो मार्ले मिंटो थे उन्होंने इस चीज को और बढ़ावा दिया। और देखो 1909 में उन्होंने क्या किया, मार्ले मिंटो ने, कि इनको पूरी तरह से जो विधान परिषद की जो चुनाव होने वाले थे उसमें इनको पूरी तरह से आरक्षित क्षेत्र दे दिया। जैसे आजकल चुनाव होते हैं तो क्या होता है कि कुछ सीट ओबीसी के लिए रिजर्व होती हैं, कुछ सीट एससी के लिए रिजर्व होती हैं, कुछ सीट महिलाओं के लिए रिजर्व होती हैं, कुछ जनरल के लिए। मतलब इस क्षेत्र में अगर सीट ओबीसी की है तो ओबीसी ही खड़ा होगा, चाहे 10 कैंडिडेट खड़े होंगे इस क्षेत्र से, लेकिन खड़े होंगे ओबीसी, ठीक है। जैसे आपके गांव में प्रधानी का चुनाव होता है, अगर सीट महिलाओं में गई है तो चाहे किसी भी उसकी महिला खड़ी होगी जाति की, लेकिन महिला ही खड़ी होगी, ठीक है, कोई पुरुष नहीं खड़ा हो सकता। तो इस तरह से ये जो आरक्षण की प्रथा है ये यहीं से शुरू हुई हमारे देश में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि कुछ सीटें क्या है मुस्लिमों के लिए आरक्षित कर दी गई बंगाल में, कि उन पर जब चुनाव होएगा तो मुस्लिम ही खड़े होंगे और वो मुस्लिम ही वोट डालेंगे, इस तरह से कर दिया गया। तो इस चीज को देख के क्या है, अब 1907 में क्या हुआ, अगले साल जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो कांग्रेस को ये चीज बहुत गलत लगी कि भाई जब भारत किसका है, सबका भारत है, सब मिलकर आजादी के लिए लड़ रहे हैं, तो तुमने अपनी अलग संगठन क्यों बना लिया। कांग्रेस की बात भी सही थी, लेकिन आज जो पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, ये वही लोग हैं जो इस लीग का समर्थन कर रहे थे, ये वही मुसलमान है जो आज पाकिस्तान में रह रहे हैं। जो इंडिया में रह रहे हैं ये वो मुसलमान है जिन्होंने कांग्रेस का उस समय समर्थन किया था, ठीक है। जो आज मुसलमान रह रहे हैं भारत में, उन्होंने समर्थन किया था कि नहीं, जो कांग्रेस कर रही है वो सही कर रही है। लेकिन मुस्लिम लीग के जो मुसलमान हैं जो आज पाकिस्तान में रह रहे हैं, इन्होंने क्या किया, ये जो विरोध चल रहा था ना स्वदेशी आंदोलन का, इसका समर्थन नहीं किया था। इन्होंने कहा था कि जो बंगाल विभाजन है ये बिल्कुल सही है, ये अंग्रेजों की साइड हो गए थे 1906 में क्या हो गए थे, ये अंग्रेजों की साइड हो गए थे। और इन्होंने कहा जो अंग्रेजों ने विभाजन किया वो ठीक किया है, ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन में मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन केवल कांग्रेस लड़ रही थी, कुछ मुस्लिम लोग नहीं कांग्रेस के साथ थे स्वदेशी आंदोलन में, ठीक है। अब देखिए जो मार्ले मिंटो सुधार आया था उसने एक तरह से जो मुस्लिम लीग थी उसको बढ़ावा दिया। 1909 में क्या किया, इनके लिए अलग आरक्षित क्षेत्र बना लिया। अब यहाँ से 1907 में क्या हुआ कि अगले ही साल कांग्रेस और ये मुस्लिम लीग अलग अलग हो गए। और फिर 1915 में जाके आपके एनसीईआरटी में लिखा है, दिसंबर 1915 में दोनों खेमे में एक बार फिर एकता आई, ठीक है। देखो ये लिखा है, मतलब फिर इन लोगों में समझौता हुआ कि हमें क्या है, देश के लिए लड़ना है और एकजुट होकर लड़ना है।
देखिए ये थोड़ी सी जो चैप्टर है, ये वीडियो है, थोड़ी लंबी हो गई है। आप लोग थोड़ा सा संयम बना के रखिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और नेक्स्ट जो पार्ट है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें जितने भी 1957 के संग्राम के से पहले जितने भी आंदोलन हुए थे उन सबको मैं पूरी डिटेल में कराऊंगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, और जो भी फ्रेंड आपके फ्री में एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना। और अगले पार्ट का मैं लिंक इस वीडियो के उसमें कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके इसका सेकंड पार्ट भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।